नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। आज का विषय है उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा। लेकिन ये कोई और टॉप कैसे करें वाली गाइड नहीं होगी। हम सिर्फ रणनीति पर ही नहीं बल्कि सिलेबस के कुछ सबसे दिलचस्प हिस्सों के अंदर भी जाएंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद आज दोहरा है। एक तरफ हम परीक्षा की तैयारी के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और दूसरी तरफ विज्ञान की दुनिया के दो ऐसे चैप्टर उठाएंगे जो आप कह सकती हैं कि नींव का पत्थर माने जाते हैं। अच्छा, और इसके लिए हमारे पास 3 अलग-अलग स्रोत हैं। पहला शिक्षा.com की एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है 2026 की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। दूसरा एनसीईआरटी विज्ञान की किताब का वो चैप्टर जिससे सब थोड़ा घबराते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हाँ, ये तो है। और तीसरा फाइलों का एक लेख जो आनुवांशिकता के जादूगर यानी मेंडल के नियमों को खोलकर समझाता है। तो साफ है, आज हम इन स्रोतों को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छी तैयारी असल में होती क्या है, और विज्ञान के कुछ फंडामेंटल आइडियाज को भी समझेंगे। बिल्कुल, इस तरह कि वो हमेशा के लिए याद रह जाए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। तैयारी का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है टाइम टेबल। हमेशा शिक्षा.com की डाइट भी इसी पर जोर देती है कि एक रोज की और हफ्ते भर की रूटीन बनाओ और पूरे सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दो। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। हाँ, और यहीं पर इसके पीछे की साइकोलॉजी काम आती है। जब आप 10वीं के सिलेबस को एक पहाड़ की तरह देखते हैं तो घबराहट होना अब लाजमी है। सही बात है। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना सिर्फ काम को आसान नहीं बनाता, बल्कि ये आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है कि ये किया जा सकता है। अच्छा, हर छोटा टारगेट पूरा होने पर एक छोटी सी जीत का एहसास होता है जो अगले टारगेट के लिए मोटिवेशन बनता है। ये सिर्फ घंटे गिनने का खेल नहीं है, ये मोमेंटम बनाने का खेल है। ये बात तो है, लेकिन एक आम शिकायत ये होती है कि रिवीजन के लिए समय ही नहीं बचता। क्या ये प्लानिंग की गलती है? ये प्लानिंग की ही गलती है, और शिक्षा.com की गाइड इस पर एक बहुत जरूरी बात कहती है। क्या? अपने मजबूत और कमजोर एरिया को पहचानो। ज्यादातर छात्र हर विषय को बराबर समय देने की गलती करते हैं। हाँ, ये तो होता है। गाइड कहती है कि शुरुआत में ही पिछले साल का कोई पेपर हल करके देखो। आपको अंदाजा लग जाएगा कि गणित में कहाँ दिक्कत है या विज्ञान में कौन सा कॉन्सेप्ट साफ नहीं है। और फिर अपने टाइम टेबल का ज्यादा हिस्सा उन कमजोर कड़ियों को दो। रिवीजन का समय अपने आप निकल आएगा अगर आप उन चीजों पर वक्त बर्बाद नहीं कर रहे जो आपको पहले से आती हैं। अच्छा, तो ये स्मार्ट वर्क हुआ। और गाइड में एक और मजेदार बात लिखी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, खासकर गणित और विज्ञान के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि सवाल सिर्फ दिमाग में हल मत करो, उन्हें कागज पर लिखो। ऐसा क्यों? इसके दो बड़े कारण हैं और ये सीधे सीधे परीक्षा के पैटर्न से जुड़ते हैं। कैसे? यूपी बोर्ड के विज्ञान के पेपर को ही देखिए। 70 नंबर की थ्योरी है और 30 प्रैक्टिकल के। अब उस 70 में से भी 20 नंबर तो एमसीक्यूज के हैं, यानी ओएमआर शीट पर गोला भरने वाले सवाल। हाँ, लेकिन बाकी के 50 नंबर लमने जवाब लिखने के हैं। जब आप लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो पहली चीज, आपकी लिखने की स्पीड बढ़ती है, जो उन 50 नंबरों के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी, आप जवाब को सही तरीके से स्ट्रक्चर करना सीखते हैं। कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ फॉर्मूला लिखना है, ये छोटी छोटी चीजें परीक्षक पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। मतलब ये कि तैयारी में एक संतुलन चाहिए। आपको तथ्य और फॉर्मूले रटने भी हैं एमसीक्यूज के लिए, और लंबे जवाब लिखने की कला भी सीखनी है। बिल्कुल, और यही एक टॉपर और एक औसत छात्र के बीच का फर्क तय करता है। औसत छात्र सिर्फ पढ़ता है, टॉपर पढ़कर उसे लिखने की प्रैक्टिस भी करता है। तो ये तो हुई प्लानिंग की बात, पर प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाना। चलिए एक टॉपिक उठाते हैं जो एनसीईआरटी की किताब में है, हमारी अपनी आंखें। हाँ, कहने को तो ये शरीर का हिस्सा है, पर इसके पीछे की फिजिक्स किसी हाईटेक कैमरे से कम नहीं है। ये तुलना बिल्कुल सही है। हमारी आंख एक ऑटो फोकस, सेल्फ क्लीनिंग, सुपर एडवांस्ड कैमरा है। किताब भी यही से शुरू करती है। प्रकाश कॉर्निया नाम की एक पतली झिल्ली से अंदर आता है, और रेटिना, जिसे दृष्टिपटल भी कहते हैं, वो स्क्रीन है जिस पर तस्वीर बनती है। लेकिन असली जादू तो बीच में होता है, और वो जादू है समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये शब्द सुनने में जितना भारी है, इसका काम उतना ही कमाल का है। ये हमारी आंखों का ऑटो फोकस फीचर है ना? हाँ, बिल्कुल।
सोचिए आँख के अंदर की छोटी छोटी मांसपेशियां, जिन्हें पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी मसल्स कहते हैं, हमारे लेंस को कभी मोटा तो कभी पतला करती हैं। सिर्फ ये एडजस्ट करने के लिए कि हम पास की किताब पढ़ रहे हैं या दूर का पेड़ देख रहे हैं? एकदम। जब आप दूर देखते हैं तो ये मांसपेशियां आराम करती हैं और लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। एक मिनट, मतलब हमारी आंखें असल में अपना आकार बदल रही हैं हर सेकंड? ये तो हाँ, हर पल। और इसीलिए जब आप बहुत देर तक पास से किताब पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं तो ये मांसपेशियां लगातार सिकुड़ी रहती हैं और आंखों में तनाव महसूस होता है। अच्छा, तभी ये अद्भुत ऑटो फोकस सिस्टम है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। एनसीईआरटी की किताब में एक आंकड़ा दिया है, एक सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु मतलब नियर पॉइंट लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब किसी भी चीज को साफ देखने के लिए उसे आंखों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए है? इससे पास लाने पर धुंधला दिखता है। सही। और दूर बिंदु फार पॉइंट वो अनंत है। एक स्वस्थ आंख चांद तारों को भी साफ देख सकती है, लेकिन जब ये 25 सेंटीमीटर और अनंत का गणित बिगड़ जाता है तब होते हैं दृष्टि दोष। हाँ, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। ये नाम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। चलिए इन्हें आसान बनाते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, नाम में निकट है, मतलब पास का साफ दिखता है पर दूर का धुंधला। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि हमारी आंख एक प्रोजेक्टर है और रेटिना पर्दा। मायोपिया में या तो लेंस ज्यादा शक्तिशाली हो गया है या फिर आंख का गोला थोड़ा लंबा हो गया है। तो नतीजा ये कि तस्वीर पर्दे पर बनने के बजाय पर्दे से थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती है और पर्दे पर हमें एक धुंधली इमेज दिखती है। अच्छा, तो तस्वीर को वापस पर्दे पर यानी रेटिना पर लाने के लिए क्या करना होगा? हमें एक ऐसे लेंस की जरूरत है जो प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैला दे ताकि वो थोड़ा और पीछे जाकर फोकस हो, और ये काम करता है अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया पर। इसमें नाम है दीर्घ दृष्टि, मतलब दूर का तो साफ दिखता है पर पास का नहीं। हाँ, जैसे अखबार पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ कहानी उल्टी है। बिल्कुल उल्टी। इसमें आंख का गोला थोड़ा छोटा हो गया है या लेंस कमजोर हो गया है, तो तस्वीर रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना के भी पीछे बनती है। तो अब हमें किरणों को सिकोड़ना है। सही। हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो किरणों को थोड़ा सिकोड़कर जल्दी फोकस करवा दे, और ये काम करता है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। और यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर अखबार को हाथ लंबा करके पढ़ते हैं। उम्र के साथ आंखों की ये ऑटो फोकस करने की ताकत कम हो जाती है। हाँ, समंजन क्षमता कम हो जाती है और वो 25 सेंटीमीटर का पॉइंट खिसक कर 40-50 सेंटीमीटर पर चला जाता है। इसे ही शायद प्रेसबायोपिया कहते हैं। एकदम सही। और इसके लिए द्विफोकसी लेंस मतलब बाइफोकल लेंसेज लगते हैं। तो देखा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ये सब कितना लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। भौतिकी की इस रंगीन दुनिया से अब जीव विज्ञान के उन रहस्यों की तरफ बढ़ते हैं जो बताते हैं कि हम जैसे दिखते हैं वैसे क्यों दिखते हैं। हमारा तीसरा स्रोत फाइलो का लेख आनुवंशिकता की नींव रखने वाले ग्रेगर मेंडल के नियमों पर है। मेंडल का काम समझना किसी जासूसी कहानी को समझने जैसा है। उनके समय में मतलब 19वीं सदी में सब ये मानते थे कि विरासत ब्लेंडिंग की तरह काम करती है। मतलब काले और सफेद रंग को मिलाओ तो स्लेटी रंग बनता है। हाँ, कि माता पिता के गुण बच्चों में ऐसे मिलजुल जाते हैं। लेकिन मेंडल ने मटर के पौधों के साथ प्रयोग करके इस पूरी सोच को ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि विरासत कोई रंगों का मिश्रण नहीं है बल्कि ताश के पत्तों की तरह है। बहुत अच्छा उदाहरण है। हर बच्चे को माता पिता से एक एक पत्ता मिलता है और वो पत्ते हमेशा अलग अलग ही रहते हैं, भले ही कोई एक पत्ता दूसरे पर हावी हो जाए। और यहीं से उनका पहला नियम आता है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस सुनने में भारी लगता है पर आइडिया बड़ा सिंपल है। मान लीजिए पौधे की लंबाई के लिए 2 इंस्ट्रक्शन कार्ड्स हैं। एक पर लिखा है लंबा पौधा और दूसरे पर बौना पौधा। ठीक है। मेंडल ने पाया कि लंबा वाला कार्ड इतना पावरफुल है कि जब वो मौजूद होता है तो बौने वाले कार्ड की कोई नहीं सुनता, पौधा लंबा ही होगा। अच्छा, तो बौनेपन वाला गुण छिपा रहता है पर खत्म नहीं होता। बिल्कुल, वो चुपचाप अगली पीढ़ी का इंतजार करता है। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, विभाजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये नियम कहता है कि जब पौधा अपनी अगली पीढ़ी के लिए बीज मतलब गैमीट्स बनाता है तो वो अपने दोनों इंस्ट्रक्शन कार्ड्स को अलग अलग कर देता है।
मतलब हर बीज में या तो लंबा वाला कार्ड जाएगा या बौना वाला? हाँ, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ी खोज थी। इसका मतलब था कि जो बौना वाला गुण पहली पीढ़ी में छिप गया था, वो अब अगली पीढ़ी में वापस आ सकता है। अगर उसे दूसरे पौधे से भी बौना वाला कार्ड मिल जाए। एकदम सही। और इसीलिए ऐसा होता है कि माँ बाप दोनों की आंखें काली हों, पर बच्चे की आंखें नीली हो सकती हैं अगर उनके पुरखों में किसी की आंखें नीली रही हों। वो नीली आंखों वाला कार्ड बस छिपा हुआ था। बिल्कुल। अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब थोड़ा और आसान करेंगे? जरूर। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग-अलग गुणों के कार्ड्स की गड्डी अलग-अलग होती है। जैसे? मान लीजिए पौधे में 2 गुण हैं, बीजों का रंग पीला या हरा और बीजों का आकार गोल या झुर्रीदार। इस नियम का मतलब है कि बीजों के रंग की विरासत का बीजों के आकार की विरासत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बीज पीला है तो उसे गोल ही होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उसे पीले और झुर्रीदार होने की भी उतनी ही आजादी है जितनी हरे और गोल होने की। हर गुण का पत्ता अपनी गड्डी से स्वतंत्र रूप से चुना जाता है। वाह! तो इन 3 नियमों ने पूरी जेनेटिक्स की नींव रख दी। ये सिर्फ मटर के पौधों की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। बिल्कुल। ये नियम बताते हैं कि हमारे अंदर हमारे माता-पिता, दादा-दादी और पुरखों की निशानियां कैसे टुकड़ों में मौजूद हैं। तो अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने परीक्षा की रणनीति देखी, मानवाक की फिजिक्स को समझा और मेंडल के नियमों का लॉजिक जाना। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक टॉपर की असली निशानी ये नहीं कि उसे कितने फॉर्मूले याद हैं, बल्कि ये है कि वो मायोपिया के सवाल में फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और मेंडल के सवाल में प्रोबेबिलिटी को देख पाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। पहले खंड में शिक्षा.com की गाइड ने सलाह दी थी कि विज्ञान की मूल अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह सलाह कितनी सटीक बैठती है जब हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता को देखते हैं। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। और अगर आपने इस प्रक्रिया को समझ लिया तो आपसे चाहे अवतल लेंस के बारे में पूछा जाए या उत्तल, आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समस्या क्या है और उसे ठीक कैसे करना है। और यही बात मेंडल के नियमों पर भी लागू होती है। अगर आपने प्रभाविता या विभाजन के नियम को रटने की बजाय समझ लिया, तो आप उससे जुड़े किसी भी उदाहरण को हल कर सकते हैं। एकदम सही। बोर्ड परीक्षाएं आपकी याददाश्त का इम्तिहान कम और आपकी समझ का इम्तिहान ज्यादा होती हैं। वो ये जांचते हैं कि आप उन तथ्यों के पीछे के सिद्धांतों को कितना समझते हैं। मतलब ये विश्लेषण और गहरी समझ का परीक्षण है। हाँ, और 50 नंबर के लंबे जवाबों में यही समझ आपको दूसरों से आगे ले जाती है। तो आज की इस चर्चा से कुछ मुख्य बातें साफ हुई। पहली, एक स्मार्ट रणनीति जरूरी है, और दूसरी, हमने विज्ञान की दुनिया की एक झलक देखी, कैसे हमारी आंखों में छुपी फिजिक्स हमें दुनिया दिखाती है, और कैसे मेंडल के नियमों में छिपा गणित हमारी विरासत तय करता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ने से पहले मैं एनसीईआरटी के अध्याय से एक और बात का जिक्र करना चाहूंगी। जरूर। उस अध्याय में नेत्रदान के बारे में भी एक छोटा सा बॉक्स है। उसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करके किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाया जा सकता है। और ये जानना आश्चर्यजनक है कि नेत्रों का एक जोड़ा कॉर्निया की अंधता से पीड़ित 4 लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ। तो यहाँ से एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है। हम परीक्षा के लिए आंख की कार्यप्रणाली, उसके दोषों का अध्ययन करने में इतना समय लगाते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे एक लेंस किसी की धुंधली दुनिया को साफ कर सकता है। सही है। लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद अपनी दृष्टि को सही मायने में महत्व देने का क्या अर्थ है, और दृष्टि के इस उपहार के साथ समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी आती है?